मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन दिनों इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। कुछ कंटेम्प्रेरी एंड यूरोपियन और अभी हेरिटेज वापस बैक आया है। इंटीरियर डिजाइनर जो हैं इसमें क्या फीस चार्जेस होते हैं, आप लोग कैसे चार्ज करते हो अगर किसी बंगलो का इंटीरियर करना है या किसी शोरूम का इंटीरियर करना है तो? स्क्वायर फीट के ऊपर फीस होता है कि उन्हें कौन से थीम पे प्रोजेक्ट डिजाइन करवाना है। मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूंगा आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट मेरा स्टूडियो था सिटी साहब के साथ में। कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है सनलाइट का, कलर्स का आपके इस प्रोफेशन में? हाँ, जो हमारे घर में ब्रह्म स्थान है, सनलाइट है, वेंटिलेशन है, ये अगर हमारे घर में प्रॉपर पूरा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आती है। इन नंबर में बात करूँ तो आज तक कितने प्रोजेक्ट किए आप? मेरे ख्याल से आई थिंक 1000 से अबव ही हो गए प्रोजेक्ट्स, ज्यादा हो गए होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और हाजिर हूं द आर्क टॉक शो के इस नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम अलग अलग शिल्पकारों से मिल रहे हैं। और आज की खास मेहमान इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। उन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की, कैसे रही उनकी जर्नी, सब कुछ आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिएगा। हम बैठे हैं इस समय एलार्ते बाय संदीप टाइल्स। ये एक कमाल का विशाल टाइल्स का शोरूम है हमारे सूर्य नगरी जोधपुर के शास्त्री नगर में। और आज की हमारी खास मेहमान है मीनाक्षी मरवट जी, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आइए उनसे करते हैं द आर्क टॉक शो की ये मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। आपको भी नमस्ते। कैसे हैं आप? मस्त। मैं पहला सवाल जो है ना, हर जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बनी? बेसिकली वैसे मैं एथलेटिक्स से 3000 क्रॉस कंट्री प्ले करती थी, बट मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर में एडमिशन लेना पड़ा। बाकी मैं इस फील्ड से भी बहुत खुश हूँ। मैंने इसमें भी बहुत नाम कमाया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं उस लेवल तक पहुँच गई हूँ इस फील्ड में भी। तो यहाँ आप कह सकती हैं कि ऊपर वाला जो करता है सब अच्छा करता है, राइट। कितने साल हो गए आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के इस वर्ल्ड में? 23 ईयर्स हो गए। 23 साल? हाँ जी। क्या नाम है आपकी फर्म का? द इनआरआई। एक और फर्म भी आपकी? द रुद्राक्ष एसोसिएट। दोनों आप ही की हैं? हाँ जी। और कितने लोग काम करते हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में क्या बोलते हैं 10 लोग वर्किंग करते हैं और बाकी फील्ड वर्क में रहते हैं। ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर की पढ़ाई है, ये कितनी आसान रही आपके लिए या मुश्किल रही? जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था तब मैं इसको नहीं समझती थी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होता है। बेसिकली मार्केट में भी लोग नहीं समझते थे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है। एक ऐसा मोड आया था कि हमारे फर्स्ट बैच में ही हम सबकी बैक आ गई। तो घर वालों ने बोला कि भाई सबको कॉलेज की हवा लग गई है। लेकिन एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मेरे ख्याल से बहुत टिपिकल एजुकेशन रहती है। हमें बहुत उसमें मोटिवेट होना पड़ता है, क्योंकि जो आज हमें पढ़ा दिया गया वो बस उस दिन ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारा ड्राइंग के थ्रू वर्किंग होता है। राइट। तो एक उसके बाद में हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया बैक आने के बाद में। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे, भगवान की मेहरबानी है हम सभी के ऊपर, कि हमारा जो ग्रुप डिस्कशन इतना बढ़िया रहा कि आज कॉलेज में भी हम लोगों का नाम है कि 2003 का बैच है जो एक साथ 5 मेरिट आए थे कॉलेज में, ऑल ओवर राजस्थान में। दैट्स रियली ग्रेट। और आपकी इस पूरी जर्नी में, अब तक की जो जर्नी है, उसमें रोल मॉडल कौन है आपके? रोल मॉडल मेरे फादर, आफ्टर मैरिज मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर की 4 डॉटर्स है और फादर ने हमेशा हमको लड़कों की तरह ही रखा शुरू से। और उन्होंने मम्मी कुछ वर्किंग भी कराती थी ना, तो वो मना कर देते, नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। मेरी प्रैक्टिस, मैं एथलेटिक्स थी, प्रैक्टिस मॉर्निंग इवनिंग, तो वो सारी छूट थी मुझे। और मेरे पापा को बहुत खुशी होती थी जब मैं कोई अवार्ड लेके आती थी, तो पापा को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। मतलब अभी भी मुझे पापा का फेस याद आता है कि अभी भी मुझे कोई अचीवमेंट देता है तो खास पापा होते हैं अभी। दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। और वो जहाँ पर भी हैं वो आपके इस काम से, आपके अब तक की मेहनत से बहुत खुश हैं और हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन दिनों इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? इन दिनों इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके कुछ कंटेम्प्रेरी और अभी हेरिटेज वापस बैक आया है। ओके। ठीक है ना। तो अभी कंटेम्प्रेरी एंड यूरोपियन एंड ये स्टाइल काफ़ी अभी ऑन गोइंग है।
अगर हमें बहुत रिजनेबल वर्किंग करानी है या हमें डिज़ाइन करना है तो हम यूरोपियन स्टाइल पे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं क्लाइंट को कि सिंपल सोबर एलिगेंट, और उसमें सारे डस्टीज कलर वगैरह यूज़ होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है एकदम प्लीजेंट लुक आता है उसमें। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया रिजनेबल, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं या ये जो आपकी स्ट्रीम है इसमें क्या फ़ीस चार्जेस होते हैं? आप लोग कैसे चार्ज करते हो अगर किसी बंगलो का इंटीरियर करना है या किसी शोरूम का इंटीरियर करना है तो? एक्चुअल में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि प्लॉट साइज क्या है और किस टाइप का हमको प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। हम पहले क्लाइंट से मीटिंग करते हैं कि उनका टेस्ट क्या है। अगर जैसे स्क्वायर फीट के ऊपर फीस होता है कि उन्हें कौन से थीम पे प्रोजेक्ट डिजाइन करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो बेसिकली आपका भी स्क्वायर फीट बेसिस पे ही काम होता है? हाँ जी, स्क्वायर फीट बेसिस पे। हमने एक यहाँ पे है बोनाफाइड एक्सपोर्ट, वो एक इस तरह का एक्सपोर्ट है कि उनकी सोच थी कि वो मुझे मटेरियल परचेस करने के लिए एक कबाड़ी खाने में ले जाके खड़ा करते थे जहाँ सारी रॉ चीज पड़ी रहती है और मुझे कहते थे कि मीनाक्षी जी इसमें से सेलेक्ट करके मेरे आपको घर ऑफिस को डिजाइन करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी उनके ऑफिस जाएंगे तो हमने लोग अशुभ मानते हैं कांच को, हमने सारे ब्रेक ग्लास से उनका पूरा रिसेप्शन डिजाइन किया है। जितने भी पिलर्स है उतनी मैंने रुद्राक्ष लगवाए इनके पिलर्स पे। अरे वाह। और जो भी उनके कैबिनेट्स है जो हम एक रस्सी मार के जो खेलने वाला लट्टू होता है उससे हमने उनकी वार्डरोब्स डिजाइन करी है। अरे वाह। जो उनके यहाँ बायर्स आते हैं तो बहुत उसको लाइक यूनिक लगता है, यूनिक लगता है, लाइक करते हैं वो इसको। ओके। और एवरेज क्या मानता हूँ मैं कि अगर कोई 40 बाई 60 का अगर कोई आप विला बना रहे हो तो हाउ मच टाइम इंटीरियर डिजाइनर टेक फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? देखिए टाइमिंग का तो मैं आपको बताऊंगी, इसमें सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइंट का खुद के ऊपर। ओके। डिज़ाइनिंग हम जो क्लाइंट से मीटिंग करते हैं डिज़ाइनिंग तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। उसके बाद में टीम वर्क, क्लाइंट जो भी हम उनसे आंसर पूछते हैं कि हमने जो डिज़ाइन दिया है, जो थीम दी है, उस चीज़ को वो हमको कितनी जल्दी अप्रूव करके देते हैं। क्योंकि हमें हर स्टेप पे, आज जैसे सपोज मान लो टाइल का सिलेक्शन आया है, हमको दिखाना पड़ते हैं कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह सब कुछ। तो कुछ क्लाइंट तो हैंड टू हैंड चॉइस कर देते हैं कि ये ओके है, कुछ क्लाइंट वक्त लेते हैं, कुछ 1 मंथ 2 मंथ भी ले लेते हैं, तो उस कारणवश प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो बहुत समय सिर्फ सिलेक्शन में लग जाता होगा। सबसे ज्यादा इंटीरियर में मेन गेम सारा सिलेक्शन का है। ओके। तो उसमें आपकी पसंद ज्यादा होती है, क्लाइंट की पसंद ज्यादा? नहीं, सारी चॉइस हमारी होती है। हम क्लाइंट को यही बात कहते हैं, आप अपना टेस्ट बताएं, हम सुनेंगे, हम उस पर सोचेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट निकाल के देंगे। मतलब मेन जो डिसीजन है वो आपका रहता है, उनका एक चॉइस होता है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर कोई भी अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाता है तो मैं यही कहूँगी कि उनको डिज़ाइनर की सुननी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनर आपको सुनकर कुछ बेस्ट ही निकाल के देगा, नया लाएगा, यूनिक हाँ लाएगा। जी, हाँ जी। अभी आपने टाइल्स का जिक्र किया और हम LRT में बैठे हैं, इससे बड़ा शोरूम तो है ही नहीं है हाँ जी, अभी कहीं पे भी। हाँ, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह का काम है LRT बाय संदीप का? देखिए दीपक जी है, अगर मैंने दीपक जी को भी, आज मैं आपको बोला था मैं 22 ईयर्स से वर्किंग कर रही हूँ, तो दीपक जी को भी मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, कि फादर साहब को भी देख रही हूँ। तो दीपक जी की सोच भी एक बहुत इनोवेटिव है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की, करने की सोचते हैं, और सोचते नहीं करके बताते हैं। ये दीपक भैया का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज उनकी भी जर्नी में अपनी आंखों से देख रही हूँ किस दायरे से गुजर रही है, और उसको वो पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। और जो भैया ये जो LRT लाए उसका तो क्या ही कहना, अपने आप में यूनिक है। हमें सिलेक्शन करने में क्लाइंट भी इम्प्रेस हो जाता है देखते कि वाओ, कि मेरा घर ऐसा लगेगा ये चीज़ लगने के बाद में। मतलब एक टाइम था भैया कि टाइल की वैल्यू नहीं थी, लोग टाइल मतलब ये समझते थे कि टाइल लगाना है, नहीं मैं इटालियन लगाऊंगा, मैं वियतनाम लगाऊंगा, मतलब अच्छे से अच्छे स्टोन लगाऊंगा, करारा लगाऊंगा। लेकिन आज संदीप भैया जो इस चीज़ को उन्होंने उनके टीम वर्क में जो आज इस चीज़ को निखारा है, जो LRT को डिज़ाइन किया है, बनाया गया है, उसमें जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसके लिए हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है क्लाइंट को एक्सप्लेन करना और समझाना। बिल्कुल सही कहा, पूरा एक व्यू मिल जाता है क्लाइंट को कि उनका घर कैसा लगे। हाँ जी, हाँ जी। मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूँगा आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट मेरा श्रीराम स्टूडियो था सेठी साहब के साथ में।
और उसके बाद में हमने स्पाइसी किचन डिज़ाइन किया था। स्पाइसी किचन के इनॉग्रेशन में मेरा विनोसा सिंघवी से मिलना हुआ। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हमारी लैंडलाइन पे बात हुई थी और लैंडलाइन पे हमारा एक टाइम मैच करके मैंने उनसे मीटिंग करी। मीटिंग करके उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक रेजिडेंस चल रहा है, आप उसको देखो। उस समय ये डिस्कस हुआ था कि वो मुझे प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं करवा रहे। फिर मुझे उन्होंने एक 1 वीक बाद बोला कि एक बाथरूम डिज़ाइन करना है। उनका कॉल आया तो मैंने ठीक है उसको डिज़ाइन करके दिया। एक स्टूडियो उनका तैयार किया, ऑफिस डिज़ाइन किया। उनको इतना पसंद आया कि मैंने फिर उनका पूरा रेजिडेंस डिज़ाइन किया। उस समय हमने उनका फ्लोर ऐसा डिज़ाइन किया, एक टाइल में ही डिज़ाइन किया और टाइल के साथ हमने अंदर ग्लास को मिक्स एंड मैच करके और अंदर पूरा वाटरफॉल चलाया फ्लोरिंग के अंदर। ग्रेट। तो वो जो इनॉग्रेशंस में लोग आए उन्होंने देखा कि हमने काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट दिए थे, उनको काफ़ी पसंद आए जो भी इनॉग्रेशंस में आए। आपने जैसे जिक्र किया कि मैंने इन आर्किटेक्ट के साथ में काम किया, मैंने उन लोगों के साथ में काम किया, तो क्या आप शादी से पहले ही इंटीरियर डिज़ाइनर थे? हाँ जी, मैं बिफोर मैरिज मैंने ये समझ लीजिए 9 to 10 ईयर्स प्रैक्टिस करी है इस फील्ड में। मेरे पे बहुत जल्दी जिम्मेदारी आ गई थी, तो मैंने बहुत जल्दी फील्ड को पकड़ लिया था और मेरा शुरू से एम था कि मुझे नाम कमाना और कुछ ना कुछ बनना है। मीनाक्षी जी, ये जो सफ़र रहा है आपका आज तक का, इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर वर्ल्ड के लिए इंस्पायर किया? देखिए, सबसे पहले जहाँ से हमने एजुकेशन की है, हमारी टीचर्स है रेनू मैम, इंदू मैम, एम लवीना मैम, पाल सर, उनका ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। शुरू से हमको उन्होंने हमारे को देख के ये इनोवेटिव किया, तुम कुछ कर सकते हो और तुम्हें करना है, कॉलेज का नाम करना है, तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। उसके बाद में भगवान की कृपा ऐसी रही कि मेरा जूरी मेंबर के थ्रू एक ऐसी जगह मेरा सिलेक्शन हुआ कि आज मैंने उनके ज्वाइन किया तो मेरे जो सर है सिटी साहब, उनका हमेशा ये वर्ड्स निकलता था और वो देखिए पॉजिटिव हुआ है कि तू एक दिन बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनेगी और तू मार्केट में नाम कमाएगी। क्या बात। उनकी शुरू से ब्लेसिंग से मुझे देते थे वो, क्योंकि मैंने हमेशा उनका वर्किंग अपना समझ के किया, नॉट एक ऑफिस मेंबर की तरह। वैसे तो हर एक आर्टिस्ट के लिए उसका हर प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल रहता है, पर अगर इन नंबर में बात करूं तो आज तक कितने प्रोजेक्ट किए हैं आपने? देखिए, प्रोजेक्ट्स हो गए कि तो भैया मेरे ख्याल से आई थिंक 1000 से अबव ही हो गए, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि लंबा टाइम हो गया है करने के लिए। तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स क्रॉस कर लिए, लेकिन आज ऐसे कई फेमस है जिनको हमने डिज़ाइंस किए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मांगी चंसा भंडारी, अभी प्रिय, फ्रेश एंड ग्रीन, ब्रिक्स, शाहीबाग, बद्री पैलेस, करनी भवन। हमने वैसे उम्मीद भवन पैलेस में भी रूम्स डिज़ाइंस किए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट वाली बात है। अभी भी हम रिसेंटली उसका सैलून डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे जोधपुर से आउटसाइड भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे फेमस में कुर्जा रिसोर्ट। वैसे तो इतने सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, आपने पूछा है रेक्स भाई, लेकिन मैं आपको ये मानूं मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के दरबार में भी सेवा करने का मौका दिया गया है। तो जैसे हमने नाकुड़ा जी मंदिर, पाल बालाजी मंदिर, रामदेवरा मंदिर और रिसेंटली अभी हमने शीतला माता मंदिर भी डिज़ाइन किया है, जो बहुत ही देखने लायक है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो कमाल का काम कर रही हैं मीनाक्षी जी और उनकी पूरी टीम। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप ही की तरह किसी को इंटीरियर डिजाइनर बनना हो तो उसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं ये बोलूँगी काफ़ी इंटरेस्टेड फील्ड है ये, और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है। हर एक प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन करना होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन करना होता है, तो इसमें आपका भी डेवलपमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें हर स्टूडेंट को इंटरेस्ट रखना चाहिए, उसको घबराना नहीं चाहिए। उसको अगर वो फील्ड में वर्किंग करेगी तो उसको मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नए नए लोग मिलेंगे, उनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज मैं कई घर में जाती हूँ, कोई मुझे कुछ टेस्ट कराता है, कोई टेस्टी फूड बनाता है, तो मैं भी उसको रिपीट करती हूँ अपने घर पे जाके, नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ जी, सीखते जाइए, बढ़ते जाइए, स्ट्रीम बढ़िया है। हाँ जी, आपके कहने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि एवरी डे इज नॉट संडे, हर प्रोजेक्ट अच्छा हो ये भी नहीं होता है, कई बार अप एंड डाउन्स भी आते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो, क्योंकि क्लाइंट तो बार बार कहता है ये भी अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं जमा, ये आपने क्या बना दिया, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? मैं ये सोचती हूँ कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस तरीके से कोशिश करूँ कि ये किस तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए। मैं रात को कुछ ना कुछ सोचती हूँ, उस तरह के कॉन्सेप्ट निकालती हूँ और क्लाइंट को यही बात कहती हूँ, वेट एंड वॉच, आप जो कह रहे हैं मैं उसको 100% मैं अच्छा करके दिखाऊंगी
आपको। और कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला भी है कि जैसा हमने सोचा उससे कहीं बेटर करके दिया आपने। मीनाक्षी जी, आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि यार एक बार लाइफ में ऐसा प्रोजेक्ट तो करना ही है? देखिए, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को छोड़ा है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि जैसे आज सब होते हैं, हार्डवेयर, फर्निशिंग, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, कॉस्मेटिक, लेकिन अब जब मेरे पास भी एक प्रोजेक्ट आया था कि साफे का शोरूम डिज़ाइन करना है, तो मैं भी इस शौक में रह गई कि साफे का भी शोरूम होता है क्या, लेकिन हमने उसको भी डिज़ाइन करके बताया है। अरे वाह, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे पास भी एक ऐसा प्रोजेक्ट आया, मैंने मेरी लाइफ में, आप भी सुनेंगे तो शॉक रहेंगे, प्लॉट है राउंड और 19 फीट गहरा, और मेरे क्लाइंट की चॉइस है भाई मेरे को रेक्टेंगल कुछ नहीं चाहिए, 90 एंगल कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए कर्सिव चाहिए। कर्सिव में भी ऐसा चाहिए कि समथिंग कुछ वाटरफॉल्स हो, ग्रीनरी हो। तो हमने उस प्रोजेक्ट का प्लान ऐसा बताया 90 फीट गहरे में कि कुछ समथिंग सीढ़ीज आ रही है, पुल्स आ रहा है, ऊपर से नीचे लिफ्ट जा रही है, एक बेडरूम 90 फीट में 10 फीट ऊपर है, कुछ 5 फीट ऊपर है, बीच में स्विमिंग पूल है, ऊपर से उसमें से वाटरफॉल आ रहा है, ओपन किचन है, ओपन किचन भी एकदम सनलाइट में, सब कुछ सनलाइट में है। मतलब मैं खुद इस इंतजार में हूँ कि ये प्रोजेक्ट इस तरह का कब डिजाइन होगा और कब कंप्लीट होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए मिला है। मैं अगर आपको पिक्स दिखाऊं उस ड्राइंग की तो आप खुद कहेंगे कि बहुत यूनिक है। यूनिक है अपने आप में। आपने सनलाइट का जिक्र किया, कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है सनलाइट का, कलर्स का आपके इस प्रोफेशन में? देखिए, वैसे तो मैं आपको बोलूँ सनलाइट का वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा रोल रहता है। आज जो हमारे घर में ब्रह्म स्थान है, सनलाइट है, वेंटिलेशन है, ये अगर हमारे घर में प्रॉपर पूरा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आती है। तो कहने का मीन्स है कि सनलाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे घर का ब्रह्म स्थान सेंटर ओपन है, जो आज तक पुराने जमाने में लोग, आपने सुना होगा कि सभी कहते हैं कि पहले तो लोग वास्तु नहीं समझते, अब सब वास्तु के पीछे जाते हैं, राइट। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी हवेलीज देखेंगे तो उनका ओपन कोर्टयार्ड होता था हर घर में। तो वास्तु तो उसमें वैसे ही फॉलोअप हो गया, उनका ब्रह्म स्थान ओपन हो गया, चारों तरफ से सनलाइट, वेंटिलेशन, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी सारी अब्सॉर्ब हो जाती है। कलर्स कौन से ज़्यादा आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में? देखिए, कलर्स का तो अपने वास्तु के अकॉर्डिंग अलग रोल चलता है, वास्तु के अकॉर्डिंग ब्राइट कलर्स चलते हैं, लेकिन अगर हम थीम में जाते हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनिक, हेरिटेज, कंटेम्प्रेरी, यूरोपियन डिज़ाइन कराना है, तो सब कुछ थीम के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन चलते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कि अगले की चॉइस कैसी है। वैसे अभी बोलूँगी इन गोइंग अभी ग्रे एंड ब्लैक कलर, मतलब आप सोच के भी ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर नहीं, लेकिन अभी लोगों के काफ़ी टेस्ट में है कि नहीं मेरा ब्लैक कलर का रूम होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ब्लैक कलर वापस ट्रेंड हो रहा है। हाँ जी, ट्रेंड हो रहा है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है जी। तो आपके इन लॉज का या आपके फादर का या आपके फैमिली मेम्बर्स का कैसा सपोर्ट रहा आपको आपकी इस जर्नी में? मेरे मदर फादर का तो मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो हम करते हैं, हमको डिज़ाइनिंग करते थे रात को 3 or 4 o'clock, तो हमेशा मैं डिज़ाइनिंग करती थी तो मेरे पास बैठे रहते थे। उनको भी इंटरेस्ट आता था कि आज ये क्या बना रही है, आज ये क्या डिज़ाइन कर रही है। तो मदर फादर का तो शुरू से सपोर्ट रहा ही। उस समय हमारे पास में कंप्यूटर्स नहीं थे, हमें जो भी अभी डिज़ाइनिंग कंप्यूटर्स में होती है वो सारी हमको शीट्स पे डिज़ाइन करनी पड़ती थी। सारा 3D पर्सपेक्टिव जो भी 3Ds वगैरह दिखाते हैं वो हम सब सीट पे डिज़ाइन करते थे। तो वो हमारी जर्नी तो भैया ऐसा कहेंगे तो एकदम डिफरेंट ही रही है जो हमारा टाइम था उसमें। तो हम सारी डिज़ाइनिंग स्केचिंग के थ्रू करते थे। और उसके आफ्टर मैरिज पहले शुरू में टिपिकल हुआ मेरे फादर इन लोगों को कि ये सब क्या है, लेकिन जैसे जिस इनॉग्रेशन में कहीं होता था मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को इनॉग्रेशन में ले जाती थी, और जब वो देखते थे कि मैंने क्या प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और किस तरह से डिज़ाइन किया है, और जब वो लोगों को देखते थे कि आपकी बच्ची ने, देखो आपकी बहू ने इस तरह का डिज़ाइन किया, तो मेरे फादर के बाद मेरे फादर इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। वो बहुत खुश होते थे, बहुत। वो सब जगह अपने ऑफिस में, अपने फैमिली मेंबर्स में बताते थे कि देखो कल मैं वहाँ गया था, मीनाक्षी ने ऐसा डिज़ाइन किया, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे।
तो मेरे फादर इन लॉ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, अब तो जैसे फैमिली में भी कई लोग चाहते होंगे कि हम भी आपकी तरह इंटीरियर डिजाइनर बने, ऐसा भी होता होगा? हाँ जी, है भैया, बड़े भैया की लड़की, मेरी जेठ जी की लड़की ने भी किया है, वो भी प्रैक्टिस में है, ऑनगोइंग है वलसाड़ में। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर नहीं होती तो क्या होती? देखिए, मैं अगर इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं होती तो या तो मैं एथिलिक्स कंटिन्यू होती या मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अदर फील्ड में ही होती, क्योंकि मुझे शुरू से बेसिक चीजों में नहीं जाना था, मुझे कुछ अलग हटके ही करना था और अलग हटके अपना नाम कमाना था। ये मेरे शुरू से मेरे लाइफ का एम था। हॉबीज क्या है आपकी? मैं अभी भी बहुत गेम्स खेलती हूँ, अभी मेरे बच्चे के साथ में, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। आउटडोर में भी चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी तरह का गेम्स हो आउटडोर, वो मैं प्ले करती हूँ। इसके अलावा मेरा बेस्ट हॉबी है डांस। डांस में भी मैंने बहुत अचीवमेंट लिए हैं। कई अपने स्टार्स हैं, उनसे मुझे अवार्ड भी मिला है। अरे वाह, ठीक है ना। तो ये कहने का कि मेरी अभी भी मेरी एक और इच्छा है कि मैं मेरे बेटे के साथ में जो सुपर मॉम आता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या बात है। हाँ, मैंने उस में कभी किया ही है पार्टिसिपेट। बच्चे के साथ कहीं भी कंपटीशन होता है तो मैं बेटे के साथ पार्टिसिपेट करती भी हूँ। जब मैं टीवी पे देखती हूँ तो मेरी इच्छा है कि एक बार टाइम निकाल के मुझे जरूर जाना है उसके साथ। ये टाइम का आपने जिक्र किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का बैलेंस कैसे बनाते हो आप? मैं मॉर्निंग में जहाँ तक हो कि कोशिश करती हूँ कि बढ़िया सी टाइट वाइट बना के और फिर ऑफिस निकलती हूँ। फिर मैं अपना ऑफिस का पूरा टाइम पीरियड जो भी है वो पूरा कंप्लीट करके अगेन वापस रिटर्न होती हूँ घर पे, तो उस समय अपने फैमिलीज को टाइम देती हूँ। तो आप अच्छे से दोनों को मैनेज करते हो, फैमिली भी और प्रोफेशन। बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपसे मिलकर और आपकी जर्नी को जानकर। और आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करे? मेरा ऑफिस है अपना, एक तो इंडिया बुल्स के मॉल के सामने है और एक एम्स रोड पे है। तो दोनों जगह पे जहाँ उनको इजी लगता है, बिहाइंड राजभोग के पास में जहाँ उनको इजी लगता है वहाँ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पे भी द इनर आई के नाम से आईडी है, प्रोफाइल को देख के भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मैं पढ़ रहा था आपके बायो में ना, तो वहाँ लिखा हुआ था कि आप नीडी लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं इंटीरियर सीखने में, अगर किसी की इच्छा हो तो। वो क्या कहानी है? मैंने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में फाइनेंशियर या कोई सपोर्ट नहीं होता है। अभी भी हमारे भारत देश में इस तरह की है कि वो लड़कियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो भी हो, जो कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। मैं उनको आर्किटेक्ट और इंटीरियर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी अपना ऑटोकैड कोर्स होता है, वो मैं उनको फ्री में सिखाऊंगी और उनको यही मोटिवेट करूंगी कि वो इस सॉफ्टवेयर को सीख के आगे बढ़े और अपने पैरों पे खड़े हो। That's so nice of you कि आपने इतना अच्छा सेवा का भाव भी रखा है अपने काम के साथ, दूसरों को सिखाना। और वैसे भी कहा जाता है कि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल सही है रेक्स जी। तो ये थी इंटीरियर डिजाइनर मीनाक्षी जी जिनसे हमने आज बात की। मीनाक्षी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला। आपको कैसा लगा द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलआरते? बहुत अच्छा लगा रेक्स भाई आपसे मिलके भी। मैं थैंक्स करना चाहूंगी संदीप टाइल्स को जिन्होंने ये मंच दिया हमारी जो अंदर की इंस्पिरेशंस है वो सबके आगे लाने का। सभी पेरेंट्स को ये बात कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां हैं उनके अंदर जो हुनर है उसको वो बाहर लेके आए और कुछ भी करे लेकिन करे जरूर। अपने अंदर की हॉबीज जो भी है उसको बाहर लेके आए और उस देश को आगे बढ़ाए। मतलब कहीं ना कहीं बेटा हो या बेटी, दोनों को हम मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें। और इनका पर्सनल सुझाव बेटियों के लिए इसलिए है क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत हेल्प किया इनके सपनों को साकार करने के लिए। तो इनका ये छोटा सा संदेश है कि बेटियां जो हैं वो भी अपने हुनर को आगे बढ़ाएं और उनके पेरेंट्स उनको इस सफर में सपोर्ट करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी मीनाक्षी जी। अगले पॉडकास्ट में एक और शिल्पकार, एक ऐसे आर्टिस्ट जो आर्किटेक्चर वर्ल्ड में कमाल का काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।